पारुल की शादी उसकी माँ एक बहुत ही अच्छे घर के लड़के विवेक से करती है और विदाई के समय अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को समझाती है। भगवान तेरा आंचल खुशियों से भर दे मेरी बच्ची। अपने ससुराल वालों को आदर और सम्मान देना पारुल बिटिया। हाँ माँ, मैं आपकी कही हर एक बात याद रखूंगी और अपने ससुराल को ही अपना परिवार मानूंगी। इतना कहते ही पारुल अपनी माँ के गले लग जाती है और कुछ ही पलों में वो अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुँचती है, जहाँ उसकी सास मालती और जिठानी कोमल उसका गृह प्रवेश करवाते हैं। अंदर आते हुए पारुल का पैर उसके लहंगे में फंस जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी विवेक उसे संभाल लेता है। तुम ठीक तो हो ना? अरे बहू, ससुराल में आते ही कदम लड़खड़ाने लगे तेरे, तो आगे क्या होगा? आपकी छोटी बहू बहुत नाजुक मालूम पड़ती है माँ जी, इसका तो खास ख्याल रखना पड़ेगा। अरे तुम लोग किन बातों में लग गए? बहू बेटे को थोड़ा आराम भी तो करने दो अब। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं। आइए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। पारुल बहुत से अरमानों के साथ अपने ससुराल में आई थी और धीरे धीरे वो ससुराल के माहौल में ढल भी रही थी। एक रोज़ जब वो रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी जिठानी वहाँ आती है। ये लो, सब जगह देख लिया मैंने और तुम यहाँ रसोई में पसीना बहा रही हो। अरे जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। पर क्यों दीदी, कहीं जाना है क्या हमें? हमें नहीं, तुम्हें। देवर जी की छुट्टी करवाई है मैंने, ताकि वो तुम्हें कहीं घुमाने ले जा सके। अरे नई नई शादी हुई है, थोड़ा घूमना फिरना तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, मैं माँ जी से पूछ कर आती हूँ। अरे तुम अपने पति के साथ बाहर जा रही हो, पड़ोसन के साथ नहीं। जुम्मा जी की इजाज़त चाहिए। अरे जाओ भी अब। पारुल मुस्कुराते हुए रसोई से चली जाती है। कुछ ही देर में विवेक और पारुल तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर राजेश अखबार पढ़ रहा होता है। वो दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए दूर से ही हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। पारुल विवेक के साथ समय बिताती है। दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाकर खुशी खुशी घर लौट ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में पारुल को आइसक्रीम की शॉप दिख जाती है। ज़रा गाड़ी रोकिए ना, मैं घर वालों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। सबके लिए लेकर जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा ना। ठीक है, ये लो पर्स और ले आओ आइसक्रीम। तब तक मैं एक ज़रूरी कॉल कर लेता हूँ। पारुल आइसक्रीम लेने के लिए कार से उतरती है और विवेक फ़ोन पर बातें करने लगता है। पारुल आइसक्रीम ले ही रही होती है, तभी एक जोर की आवाज़ होती है। वो झट से पलटती है तो देखती है कि एक बड़े से ट्रक ने विवेक की गाड़ी को टक्कर मार दी थी और विवेक बेसुध कार में पड़ा था। ये सब देखकर पारुल वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि विवेक अब नहीं रहा और वो विधवा हो चुकी है। विवेक की शोक सभा में बैठे सभी लोगों की आंखें नम थी, तो वहीं पारुल अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रो रही थी। माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? माँ, मेरा क्या होगा? मुझे नहीं जीना मुझे। कैसी बात कर रही है बेटी, भला होने को कौन टाल सकता है। संभाल अपने आप को बेटा। बहन जी, आप बहू को घर ले जाइए, आपके पास रहेगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, अब तो यही इसका घर परिवार है और दुख के समय में अपने घर परिवार से अलग होना ठीक नहीं। अपनी माँ की ये बात सुनकर पारुल को बहुत अजीब लगता है, जैसे उसकी माँ उसे घर ले जाना ही ना चाहती हो। इस हादसे को हुए 2 हफ्ते बीत जाते हैं और पारुल अब घर के कामों में अपना मन लगाने लगी थी, लेकिन हंसी तो मानो जैसे उसके चेहरे से गायब ही हो चुकी थी। एक रोज़ जब पारुल कपड़े सुखाने जा रही होती है, तभी उसकी जिठानी उसके हाथ में और कपड़े थमाते हुए कहती है, पारुल, ज़रा इन कपड़ों को भी अच्छे से धोकर सुखा देना। लेकिन दीदी मैंने कपड़े धो लिए हैं, आप पहले दे देती तो साथ में धुल जाते। हाँ, तो दोबारा धोने में तुम्हें कौन सी आफत आ रही है? कोई हाथ से तो धोने नहीं है, मशीन में डालकर निकालने हैं। बस उसमें भी तुम्हारे इतने नखरे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था दीदी। अरे मुझे तुम्हारे मतलब को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जितना कहा है उतना करो। अपनी जिठानी का अपने प्रति ये व्यवहार देखकर पारुल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम के समय मालती बाजार से खरीदारी करके लौटती है तो पारुल उसके लिए ठंडा पानी लेकर आती है। माँ जी, आपके लिए चाय बना दूँ? अरे मुझे सांस तो लेने दे,
आकर सर पर खड़ी हो जाती है जब देखो। अरे भाग्यवान, चिल्ला क्यों रही हो? बहू पूछी तो रही है। क्योंकि इसकी शक्ल देखकर मुझे वो दिन याद आ जाता है जब मैंने अपने बेटे का ब्याह इसके साथ किया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो। ये सुनकर पारुल की आंख नम हो जाती है। तभी कोमल हॉल में आती है और राजेश बात को पलटते हुए कहता है, अरे बड़ा समय लगा दिया तुमने बाजार से आने में। ऐसे भी क्या खरीदारी कर रही थी? हाँ माँ जी, दिखाइए ना क्या क्या लाई हैं आप। अरे वो तो पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है ना, तो थोड़ा सामान लेने में समय लग गया। ये ले बड़ी बहू, तेरे लिए ये नई साड़ी लाई हूँ, इसे ही पहनियो शादी में। और छोटी बहू के लिए? आप पगला गए हैं क्या? छोटी बहू के लिए ये रंग बिरंगी साड़ी नहीं बनी है, और ना ही वो हमारे साथ शादी में जाएगी। अरे शुभ कामों में विधवा का भला क्या काम। मालती की बातें पारुल सह नहीं पाती और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। बीतते समय के साथ मालती और कोमल का व्यवहार पारुल के साथ और कठोर होता जा रहा था। पारुल बेचारी घर का सारा काम अकेले करती और कहीं बाहर आती जाती भी नहीं, और किसी को फिर भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन राजेश से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। एक रोज़ वो मालती से कहता है, मालती, छोटी बहू ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झेला है। देखो, भाग्यवान हम तो आज है कल नहीं, लेकिन उस बेचारी की तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो हमें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अरे कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप? वो हमारे बेटे की विधवा है, आपकी बेटी नहीं जिसका घर बसाने की इतनी चिंता है आपको। मालती राजेश के इस फैसले के खिलाफ थी, और ये बात जब कोमल को पता चलती है तो वो भी इस फैसले के खिलाफ होती है। पारुल रोते हुए अपने ससुर से कहती है, पापा जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है, इसलिए आप मेरा घर दोबारा बसाना चाहते, लेकिन एक विधवा को दुल्हन बनता ये समाज नहीं देख सकता। और लोग क्या कहेंगे पापा जी? थोड़ा सोचिए तो सही। लोगों का क्या है? जब तुम लोग इसके अपने होकर भी उसकी खुशियां नहीं चाहते तो समाज से क्या उम्मीद रख सकते हैं? लेकिन मुझे इस बच्ची की खुशियों की फिक्र है, इसलिए मैं इसकी शादी दोबारा इस घर से भी अच्छे घर में करवाऊंगा। राजेश की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। बीतते समय के साथ राजेश पारुल के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में लग जाता है, और संयोग ऐसा बनता है कि उसके पुराने दोस्त के बेटे से ही पारुल के रिश्ते की बात बन जाती है। साथ ही राजेश के इस फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाता, और कुछ ही दिनों में राजेश अपनी बहू का कन्यादान कर उसे नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद देकर विदा करता है। सिर्फ 30 साल की थी नीलम जब एक कार हादसे में उसके पति की मौत हो गई। उसकी गोद में था उसका 4 साल का बेटा और ढेर सारी जिम्मेदारियां। नीलम को सजने संवरने और अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन पति की मौत क्या हुई, नीलम की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। मेरे बेटे को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और तूने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना हुआ है। तुझे अपने पति के जाने का जरा भी गम नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ रोकर तो नहीं गुजारी जा सकती ना। तो क्या करेगी? पार्टियां मनाएगी? अरे एक तो मेरा बेटा मर गया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी जी, मेरा भी पति गया है, और इस बात से मुझे कितना फर्क पड़ता है मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन अगर मैं रोती हूँ तो मेरा 4 साल का बेटा बहुत रोता है, अपने पापा को याद करता रहता है। उसे दिखाने के लिए ही सही मेरा ठीक से रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? यहाँ घर में रह रहकर मेरा दम घुटता है। पूरा दिन मुझे अपने पति की याद आती है। कुछ देर के लिए ही सही घर से बाहर जाऊंगी तो शायद कुछ अच्छा लगे। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करता है वैसा करो, लेकिन ध्यान रखना ये ज्यादा चटक मटक रंगों के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वरना दुनिया हमारे बारे में बातें करेंगी। अपनी सास की बात मानकर नीलम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ऑफिस में नीलम की एक सहेली बनती है दिव्या। नीलम, तुम हमेशा ये सफेद कपड़े पहनकर क्यों आती हो? दिखने में इतनी सुंदर हो, जॉब करती हो, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए।
तुम्हें तो पता ही है, 1 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि मुझे सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनने चाहिए, वरना लोग मुझे गलत समझेंगे। लोगों के हिसाब से तो अपनी जिंदगी जीना ही गलत है, लेकिन तुम कब तक ऐसे रहोगी? जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा भी बहुत मन करता है कि तुम लोगों की तरह रंगीन कपड़े पहनूं, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर रहूं, लेकिन फिर मोहल्ले वाले और रिश्तेदार मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगते हैं। देखो, तुम जॉब करती हो, तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगले दिन नीलम जाने के लिए तैयार होती है और रंगीन कपड़े पहन लेती है। ये देखकर नीलम की सास को गुस्सा आ जाता है। देखो बहू, तुम्हें समझाया था ना, अब तुम विधवा हो, तुम्हें ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मम्मी जी, अगर मेरे पति की मौत हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? और सफ़ेद कपड़े पहनने से आखिर क्या हो जाएगा? क्यों नहीं पहन सकती मैं रंगीन कपड़े? क्योंकि सफेद रंग विधवाओं के लिए बना है और तुम्हें रंगीन कपड़े पहनने का अब कोई हक नहीं है। तभी वहाँ पर नीलम की सहेली दिव्या आ जाती है। वो नीलम की सास की सारी बातें सुन लेती है। आंटी जी, विधवा होने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे और रंगीन कपड़े पहन लेने से क्या हो जाएगा। एक विधवा लड़की बाकी के सारे काम तो करती है ना, खाना खाती है, घर के काम करती है, फिर रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? वो इसलिए ताकि विधवा होने के बाद किसी दूसरे आदमी की नजर में ना आए। अरे रंगीन कपड़े पहनेगी तो सुंदर लगेगी, फिर कल को आकर कहेगी मुझे दूसरी शादी करनी है, तब हम क्या करेंगे? हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? एक विधवा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार होता है, नीलम को भी है। चलो नीलम, तुम यही कपड़े पहनकर मेरे साथ चलो। नीलम रंगीन कपड़े पहनकर अपनी सहेली दिव्या के साथ ऑफिस चली जाती है। कुछ इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अब पति के जाने के बाद नीलम बहुत उदास रहने लगी थी। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? देखो, नए दोस्त बनाने चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। तुमने देखा ना, कितनी मुश्किल से सफ़ेद रंग के कपड़ों से मुक्ति मिली है, और अब रंगीन कपड़े पहनूंगी, दोस्त बनाऊंगी तो समाज मुझे वैसे ही जीने नहीं देगा। इस मामले में तुम्हें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए नीलम। लोगों का काम क्या है? बातें बनाना ही तो है। कुछ दिनों के बाद नीलम के ऑफिस में एक लड़का आता है। उसका नाम अमर था। वो धीरे धीरे नीलम को पसंद करने लगता है और एक दिन वो नीलम से कहता है, नीलम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अमर, मैं एक विधवा हूँ और मेरा 4 साल का एक बच्चा भी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम एक अच्छी इंसान लगी और इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन मुझे मेरी फैमिली से इस बात की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। कुछ दिनों के बाद अमर नीलम के घर पहुंचता है। नमस्ते आंटी जी, मैं अमर हूँ। मैं आपकी बहू नीलम से शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो पहले से पता था। पहले तूने विधवा वाला सफेद रंग छोड़कर ये रंग बिरंगी कपड़े पहनने शुरू किए और अब तेरा चक्कर भी चल रहा है। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर कौन है ये लड़का, और यहाँ हमारे घर तेरे साथ शादी करने की बात करने क्यों आया है? आप नीलम को गलत समझ रही हैं। मैं नीलम को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। चले जाओ हमारे घर से। हमारे यहाँ पर विधवा बहुओं की शादियाँ नहीं करवाई जाती। समझ में आई बात? अमर वहाँ से चला जाता है और नीलम की सास उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। कुछ दिनों के बाद पड़ोस में एक शादी होती है। वहाँ पर सारी औरतें तैयार होकर आती हैं। नीलम की सास भी उसे वहाँ पर चलने के लिए कहती है। नीलम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर अपनी सास के साथ वहाँ पर जाती है, क्योंकि ऐसा उसकी सास ने कहा था। पर सारी औरतें काफ़ी सुंदर तैयार होकर आई थी। देखो तो मेरी साड़ी का कलर कितना सुंदर है, तुम्हें पसंद आया? और ये देखो मेरे कंगन, पिछले महीने ही दिलवाए थे मेरे पति ने, कितना अच्छा डिजाइन है ना? अरे तुम्हारी मेहंदी तो दिखाओ, रंग तो बहुत सुंदर आया है। लगता है तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है तुमसे। और नहीं तो क्या,
और वैसे भी ना मुझे मेहंदी का ये लाल रंग बहुत पसंद है। अरे जरा उधर तो देखो, ये नीलम वहाँ पर क्या कर रही है? हम सबके बीच में विधवा का क्या काम? अरे इसका यहाँ होना तो मनहूसियत है। इसकी सास को इतना भी नहीं पता कि इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ऐसे सफेद कपड़े पहनकर बैठी हुई है, दूर से पता चल रहा है कि उसका पति मर गया। नीलम की सास ये सारी बातें सुन लेती है और फिर अपनी बहू के उदास चेहरे की तरफ देखती है। नीलम की सास को इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। घर आने के बाद, नीलम, जरा मेरे पास आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? लो बेटा, बहुत सुंदर सुंदर और रंगीन साड़ियाँ हैं, ये सब तुम्हारे लिए। और सुनो, वो जो लड़का उस दिन घर आया था ना, क्या नाम था उसका? अमर। उसे कहना कि वो मुझसे आकर मिले। लेकिन अचानक क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? आप ये कपड़े मुझे क्यों दे रही हैं? और अमर से क्या काम है? बेटा, मेरे बेटे की मौत के बाद भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, नौकरी करती हो, पैसे कमाती हो। आज जब उस शादी में मैंने दूसरे लोगों की बातें सुनी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि विधवा होने के बाद भी तुम्हें जीने का अधिकार है। मम्मी जी मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, जो चला गया वो चला गया, लेकिन आज के बाद तुम रंगीन कपड़े पहनोगी, खुश होकर रहोगी। और हाँ, मैं खुद तुम्हारी शादी अमर के साथ करवाऊंगी। लेकिन मम्मी जी आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके कहने पर सफ़ेद कपड़े पहनकर शादी में गई थी। वही तो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि विधवा होने के बाद एक लड़की को सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। अगर तुम ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हो, तो फिर अपनी जिंदगी में सारी खुशियों पर भी तुम्हारा अधिकार है।